गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th अभी हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। अभी पढ़ना ही है इसमें हम लोग को। थोड़ा देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या अब तक पढ़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा है सजीव किससे बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका से। अच्छा, जो संरचना है के बारे में, तो कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो अलग अलग आकार की होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। फिर कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, यानी कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फिर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही चीज़ें, याद रखिएगा, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कि आखिर अगर किसी कोशिका को हम अलग अलग प्रकार के विलयनों में रखते हैं तो क्या होता है। अगर कोशिका पिचक जाती है तो किस प्रकार का विलयन है, कोशिका फूल जाती है तो किस प्रकार का विलयन है। ठीक है। कुछ क्रियाकलाप भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं। अगर एग्स वगैरह आपके घर में मिलते हैं तो आप ये कर सकते हैं। चाहे तो अंडे से पराशर का अगर आप करेंगे तो काफ़ी आप इंटरेस्टिंग है। जिनके वहाँ भी आते हैं एग्स तो एक तो कर ही सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीज़ें चाहिए जो आपको शायद ईजिली अवेलेबल ना हो, जैसे कि तनु HCl। अगर न मिले तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको तनु HCl से ही उसके कवच को हटाएंगे। अंडे के कवच को ये लोग तोड़ के भी हटाते हैं, सावधानीपूर्वक हटाना होता है, फूटे नहीं, केवल कवच हटे। और उसके बाद से उसे हम अगर शुद्ध जल में रखते हैं और 5 मिनट बाद देखिए क्या होता है, तो अंडे में क्या होगा, फूल जाएगा। फिर हम उसको नमक के विलयन में रखेंगे तो क्या होगा। प्रयोग करिएगा आप, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको प्रयोग करेंगे तो। ठीक है। साइंस का मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, तो सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। क्रियाकलाप बहुत सारे आप घर पे, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किशमिश का जो आपने, कई बच्चों ने बताया था कि किशमिश का हमने प्रयोग किया हुआ है मैम। ठीक है, आपने किशमिश का प्रयोग किया हुआ है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, अंगूर का प्रयोग करने के लिए। तो जिन बच्चों ने भी किया होगा मुझे वो बताएंगे, अभी मैसेज करिएगा आप लोग, मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आखिर उन क्या हुआ था उसमें अंगूर के प्रयोग में। मैं भी जानूँ, मैंने भी नहीं किया है अभी तक, तो आप बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा क्या किया है आप लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। फिर केंद्रक में हमने पढ़ा क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं, पढ़ा है ना हमने। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या। ठीक, रिवीजन आप करते रहिएगा, सारे आंसर्स आपको याद होने चाहिए। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। फिर हमने कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा, तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, कोशिका अंग क्या होते हैं। कोशिका अंगकों में हमने अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा। फिर अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हमने जाना। दोनों प्रकारों के कार्यों के बारे में हमने जाना ना। फिर सेकेंड हमने पढ़ा गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी क्या है, कैसे बनी होती है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, क्या कार्य होता है गाल्जी बॉडी का। लाइसोसोम क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है। सारे क्वेश्चंस हैं ये जो आपके, जिसके आंसर्स आपको हमेशा रखने हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। कैमिलोगाल्जी के बारे में मैंने आपको कहा था, पता लगाइएगा, इनके बारे में जानिएगा, अच्छा लगेगा आपको। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे कोशिका का ऊर्जली घर या ऊर्जा घर क्यों कहते हैं। कौन से अंग, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है या नहीं होता है। प्लास्टिड क्या है, किस में पाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा है मैंने हम लोगों ने ये सब। फिर रसधानियाँ क्या होती हैं, पादप कोशिका में रसधानियों का आकार कैसा होता है, जंतु कोशिका में रसधानियों का आकार कैसा होता है। सारे ये चैप्टर से आपके क्वेश्चंस है जो 1 नंबर में, बहुविकल्पी में या ऐसे पूछे जा सकते हैं। और नॉर्मली भी आपको न भी पूछे जाए तो आपको याद रखना है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। अभी जो हमको पढ़ना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका विभाजन। बहुत डिटेल में तो नहीं है आपके 9th क्लास में, आगे आपको और डिटेल में पढ़ना होगा। फिर भी एक नॉर्मल जानकारी, आपको सामान्य जानकारी यहाँ पे आपको बताई जाएगी। पहली चीज़, कोशिका विभाजन का जिक्र इसके पहले 9th के पहले शायद आपने सुना हो ना सुना हो नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर में आपने कोशिका विभाजन ज़रूर सुना है और याद आया होगा आपको शायद। आप लोगों को कब सुना है आप लोगों ने, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के समय में सुना है ना आपने कि क्रोमोसोम जब क्रोमेटिन तंतु है धागे के समान है, लेकिन ये धागे के समान की संरचना कब क्रोमोसोम कहलाती है,
कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये धागे की समान संरचना कैसी हो जाती है, छड़ के जैसी हो जाती है, और यानी कोशिका विभाजन के समय। तो ये कोशिका विभाजन है क्या, यही जानते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको जानना है कि जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। अगर कोई भी जीवधारी है तो वृद्धि के लिए क्या होगा, इसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। जीवधारियों में वृद्धि के लिए क्या बनेगा, नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। यहाँ देखिए वह, अब एक मिनट, देखते हैं इधर से। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। जब भी कोई नई कोशिका बनेगी तो उसकी जगह पे जो पुरानी कोशिकाएं हैं या मृत कोशिकाएं हैं या फिर चोट लगने के कारण या किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं का क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है और प्रजनन हेतु नए युग्मक का भी निर्माण होता है। यानी कोशिका विभाजन जो होती है दो काम करती है। पहला काम क्या करती है कि कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होगा और पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाएं क्या होंगी, वहाँ से हटा दी जाएंगी, और कोशिका विभाजन के कारण युग्मक का भी निर्माण होता है। और यही युग्मक प्रजनन के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। प्रजनन का मतलब अपने समान नए जीव उत्पन्न करना। प्रजनन से क्या तात्पर्य है, अपने समान नए जीव उत्पन्न करना। अगर एक पौधा है, आम का एक पेड़ है, तो आम के पेड़ से फिर जो बीज बनता है उससे नया पौधा बनता है ना, तो वो भी वहाँ पे क्या है, प्रजनन है। एक अगर कुत्ता है तो वो भी, उससे नए कुत्ते के बच्चे का ही जन्म होता है, तो वह भी क्या है, प्रजनन है। तो अपने समान नए जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन। तो ये जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, इसके लिए जरूरी होता है युग्मक। प्रजनन के लिए क्या जरूरी होता है, युग्मक। और ये जो युग्मक होते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है युग्मक, तो युग्मक जो होते हैं, युग्मक के लिए क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। यानी कि कोशिका विभाजन दो चीज़ों के लिए। अब देखिए, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। एक साधारण सी परिभाषा है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार की होती है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। मुख्य रूप से कितने प्रकार की, दो प्रकार की, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो अभी हमने पढ़ा कि दो कामों के लिए कोशिका विभाजन होता है, पहला नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए और दूसरा प्रजनन हेतु युग्मक के निर्माण के लिए। तो अब जानते हैं कि किस काम के लिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो पहला देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। जब भी वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन होगा, जैसे एक पौधा है, छोटा पौधा है, छोटे पौधे से बड़े पौधा बनना है, तो छोटे पौधे में कोशिकाओं की संख्या जितनी होगी, एक बड़े पौधे में कोशिकाओं की संख्या उससे अधिक होगी ना। जैसे मैंने आपको शुरू में ही जब कोशिका के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, तो घर में जो ईंट है वह क्या है, कोशिका है। सबसे छोटी संरचनात्मक घर की क्या हो गई, ईंट हो गई, एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो अगर आप मान लीजिए एक मंजिला घर है, तो जितनी ईंटों की आवश्यकता होती है, अगर हम 2 मंजिला घर बनाना चाहते हैं तो उससे अधिक ईंटों की आवश्यकता होगी ना। ठीक ऐसे ही वृद्धि के लिए है कि अगर कोई एक जीव, छोटा सा कोई जीव है, अगर लंबाई में वृद्धि का मतलब हम देखते हैं कि लंबाई बढ़ती है, हाथ बढ़ा, अगर किसी जीव की बात कर रहे हैं, छोटा जंतु है तो वो भी आकार में वृद्धि करता है। जीव भी वृद्धि होगी, वृद्धि के लिए कोशिकाओं की संख्या बढ़नी है, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के लिए जो भी विभाजन होगा उसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन। यानी हमेशा वृद्धि हेतु विभाजन, सूत्री विभाजन। तो यहाँ देखिए, सूत्री विभाजन से कहते हैं। अब सूत्री विभाजन होता क्या है, तो देखिए ध्यान से इस चित्र को आप देखिएगा। सूत्री विभाजन में जो मेन कोशिका है, जो मुख्य कोशिका है, वह कहलाती है मातृ कोशिका। सूत्री विभाजन की मुख्य कोशिका क्या कहलाती है, मातृ कोशिका। ठीक है, देखते हैं हम इसे। सूत्री विभाजन की जो मुख्य कोशिका है वह कहलाती है मातृ कोशिका। कुछ दिक्कत आ रही है अंडरलाइन करने में, तो मैं आपको दिखाती मार्क करके, मार्क हो नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है। तो मुख्य कोशिका है मातृ कोशिका, यहाँ एक ये कोशिका। अब हमको क्या, इसके विभाजन होना है, तो एक कोशिका से बनेगी दो कोशिकाएं। ये पहली कोशिका थी जो शरीर में पहले से है। अब इनसे देखिए, यहाँ एक कोशिका बनी, यहाँ दो कोशिका आपको दिख रही हैं। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके नहीं दिखा पा रही हूँ कुछ दिक्कतों के कारण, लेकिन यहाँ आप ध्यान देखिएगा, दो कोशिकाएं बनी हैं, संतति कोशिकाएं। ठीक है, एक संतति कोशिका, दूसरी संतति कोशिका। तो ये जो संतति कोशिकाएं हैं, इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए। देखिए यहाँ पहले मातृ कोशिका में कितने गुणसूत्र दिखाए गए हैं,
1 2 3 4 4 गुणसूत्र दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो 4 गुणसूत्र मातृ कोशिका में दिख रहे हैं। अब देखिए संतति कोशिकाओं में भी आप गुणसूत्रों की संख्या देखिए, केवल जैसे आप 2 रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे, 2 वाइट में दिख रहे होंगे चित्र में, तो यहाँ भी देखिए कि गुणसूत्र जो है वो बीच से टूट गए हैं। जैसे एक एच आकार का अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ एक हिस्सा और 2 हिस्सा, दोनों गुणसूत्र क्या हुए, 2 हिस्सों में टूट गए, लाल वाला ऐसे ही नीचे का ये लाल वाला, ऐसे ही सफ़ेद वाला, तो 8 हिस्से बने। 4 गुणसूत्र से कितने हिस्से बन गए, 8 हिस्से, और 8 हिस्सों में से 4 एक संतति कोशिका में और 4 एक संतति कोशिका में पहुँच गए। बाद में ये पुनः गुणसूत्र का मतलब भी आप जानते हैं कि ये छड़ जैसा है, फिर वैसे धागे जैसा हो जाएगा। तो संतति कोशिका यानी जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में हमको दिख रहे थे, उतने ही गुणसूत्र हमको कहाँ दिख रहे हैं, संतति कोशिकाओं में दिख रहे हैं ना। तो यही क्या है आपका सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए अब यहाँ हम लाइन में देखते हैं कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। समरूप का मतलब पहली वाली कोशिका के जैसे, ठीक। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। मातृ कोशिका में भी 4 गुणसूत्र हैं और संतति कोशिका में भी कितने गुणसूत्र हैं, प्रत्येक संतति कोशिका में 4 गुणसूत्र, एक में भी और दूसरे में भी, ठीक है। तो और इस प्रकार का अब यह विभाजन होता क्या है, तो इस विभाजन का महत्व है जीवों में वृद्धि के लिए और उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती है। क्या काम करती है, जीवों में वृद्धि। अब एक कोशिका 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, तो जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी जीवों में वृद्धि भी होगी। तो एक काम तो ये करता है। दूसरा मरम्मत में, अगर पुरानी मान लीजिए जो मातृ कोशिका है वह नष्ट हो रही है, छिल गया, कभी चोट लग गया, किसी भी वजह से मातृ कोशिका नष्ट हो रही है, तो उस मातृ कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बन जाएंगी। पुरानी कोशिका अब नष्ट भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों काम। अब दूसरे के बारे में देखते हैं, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों, प्रजनन अंग वे अंग जो प्रजनन में सहायता करते हैं। तो जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है। यहाँ मातृ कोशिका विभाजित होकर क्या बनाई, संतति कोशिकाओं का निर्माण की समसूत्री विभाजन में। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो भी प्रजनन अंग की कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं। और जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। आपने ये अर्थ में भी पढ़ा होगा निषेचन की प्रक्रिया। तो 2 युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। तो जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं तो संतति का निर्माण होता है। तो यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें 2 विभाजन होता है, चित्र से स्पष्ट होगा अभी आपको। पहले यहाँ देखिए कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 2 विभाजन होते हैं, क्रमशः 2 विभाजन एक के बाद एक। पहला क्या होता है, जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है। फर्स्ट विभाजन क्या होगा, अर्धसूत्रण द्वारा विभाजन होगा और इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। पहला जो विभाजन होगा उसमें क्या होगा, 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनेंगी और नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। पहला मतलब जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि जब पूरी अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होता है तो होता क्या है, अगर 2 है मातृ कोशिका में तो संतति कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और जब 4 होंगे तो और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। इसमें पहले समसूत्री में हमने क्या देखा था, एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनी, 2, जबकि यहाँ एक मातृ कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बन रही है, 4। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, समान, मातृ कोशिका के समान। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या क्या हो जा रही है, मातृ कोशिका से आधी हो जा रही है। अब यहाँ हम चित्र में देखते हैं। देखिए जैसे मातृ कोशिका में देखिए आपको पहले कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं, 4। ध्यान से इसे देखिएगा, मातृ कोशिका में आपके कितने गुणसूत्र हैं, 4। अब अर्धसूत्री विभाजन जो पहला हो रहा है, 2 चरणों में होता है, तो पहले चरण में क्या हो रहा है, पहले चरण में आप देखिए कि एक मातृ कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बटी पहले स्टेप में, और दोनों में हुआ क्या, 2 इसमें गुणसूत्र आ गए और 2 इसमें आ गए। अलग अलग जो विभाजन हुआ का क्या हो गया, 2 गुणसूत्र यहाँ एक संतति कोशिकाओं में और 2 गुणसूत्र एक संतति कोशिका। अब फिर से इन कोशिकाओं का डिवीजन होगा, 1 से 2 बने वो तो ठीक है, ये तो हमारे समसूत्री जैसे हुए, सेम जैसे उसमें हो रहा था। लेकिन इसके आगे अब क्या हो रहा है,
अब इस एक कोशिका से जो बनी थी एक कोशिका, इस एक कोशिका से देखिए 2 संतति कोशिकाएं यहाँ बन गई, और जो दूसरी संतति कोशिका थी उससे भी 2 संतति कोशिकाएं बनी है ना। और गुणसूत्रों की संख्या देखिए, ऊपर मातृ कोशिका में 4 था ना, लेकिन यहाँ कितना हो जा रहा है, सब में 2 गुणसूत्र हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। चारों संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2 दिख रही है। पहला विभाजन जो हुआ वही हमारा एक्चुअल में अर्धसूत्री विभाजन है, यानी 4 से 2 संतति कोशिकाओं में 2, लेकिन जो दूसरा विभाजन हो रहा है वह एक्चुअल में क्या है, यहाँ समसूत्री ही हो रहा है। 2 से यहाँ भी 2, इस 2 वाले से भी 2, दूसरी संतति से भी 2 और इससे भी 2। ठीक है, तो ये है अर्धसूत्री विभाजन। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से आपको ये बता दूंगी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप फिर से पूछेंगे मुझसे, मैं बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ एक और दे रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है। तो ये आपको सोचना है, सोच के ज़रा बताइएगा मुझे, देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपको कुछ यहाँ से कुछ आंसर निकल के आता है या नहीं। थोड़ा सोचिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या कारण है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। आपके अर्थ में पढ़े हुए टॉपिक से, अर्थ में जो आपने निषेचन पढ़ा है अर्थ में, उससे रिलेट करके देखेंगे तो शायद आपको और जल्दी आंसर इसका मिलेगा। मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद है आपने क्या सीखा। तो इसे आप एक बार, ये आपके पूरे चैप्टर्स का रिवीजन है, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। कभी भी आप कोई भी चैप्टर पढ़िए तो कंप्लीट चैप्टर दिमाग में रखिए। कोई भी टॉपिक हो वो आपको पता हो कि हाँ ये टॉपिक मेरी बुक के इस चैप्टर से है और इसका मतलब ये होता है, तो आपको ये बेहतर तरीके से याद रखना है। इसके लिए आपने क्या सीखा आप पढ़िएगा। अगर कोई पॉइंट आपको लगेगा कि ये नहीं मैंने ये चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो आप मेरे से पूछिएगा। अभ्यास की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका में तुलना, ये आप जानते हैं, बताया जा चुका है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी अलग होती हैं, ये भी जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा, इसका आंसर भी आपको बताना है। आप लोगों ने लिख के मुझे दिखाया भी है कुछ क्वेश्चंस के आंसर। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो पहला, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता थी। कायिक का मतलब होता है शारीरिक, ठीक है, लंबाई में चौड़ाई में शारीरिक वृद्धि, कायिक का मतलब शारीरिक। तो शारीरिक वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन से कोशिका विभाजन होता है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। चलिए, समसूत्री कोशिका विभाजन, कायिक वृद्धि के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो ये दोनों है, और इन दोनों के जो आपको महत्व बताने हैं वो आपको मैं बताऊंगी। वैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया भी है, लेकिन लिखवाते समय मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, जिससे आप बेटर नोट्स आपका बेटर रहेगा तो और अच्छे से आपको याद होगा। तो ये आज हमारा यहाँ पे चैप्टर 5 समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। क्योंकि अभी आप ईयर्थ से 9th में आए हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको आ रही होंगी, बहुत जगह नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही होगी कि अभी क्या था, इसके पहले नोट्स लिखवाए जाते थे, अभी यहाँ पे आपको चैप्टर्स से निकालने हैं नोट्स, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप लोग ब्रिलियंट हैं, सब कुछ कर लेंगे आप, ठीक है। तो थैंक यू, पढ़ाई करिए आप लोग, और इसे ध्यान से देखिए, और देखने के बाद से मुझे बताइए कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, पूरे चैप्टर से रिलेटेड कन्फ्यूजन आप पूछेंगे मेरे से, ओके। बेहतर तरीके से याद करिए आप। थैंक यू।